आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेमोरी मैप के जरिए पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें हम सम्मान सहित बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं। इनके पिताजी का नाम रामजी सकवार और माता का नाम भीमाबाई था। ये एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। इन्होंने संस्कृत का जितना भी था, मतलब पौराणिक वैदिक वांग्मय जितना भी पढ़ने के लिए था, वो इन्होंने अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ और महू मध्य प्रदेश में, और दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, धर्म दर्शन, वकालत, मतलब कि इन्होंने इतने सारे रूपों में अपना अवतार लिया। उसके बाद है कि इन्होंने भारत में वकालत भी कुछ समय के लिए किया। इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे जिनसे ये, वो थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, और इन्हें हम मतलब कि हमारे संविधान निर्माता के रूप में हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। पहला है बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय, मतलब कि इनकी जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय के नाम से प्रकाशित हुआ है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा 21 खंडों में। इनकी पहली रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। यहाँ पे जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वो इनकी रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ये एक जाति पाति तोड़क मंडल जो कि लाहौर में 1936 में सम्मेलन में सुनाया जाने वाला था, उसके लिए अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, परंतु आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण हम मतलब कि ये भाषण सुनाया नहीं जा पाया। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। लेखक कहते हैं कि विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का पहला आधार तो यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, और चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लेखक की दृष्टि से आपत्तिजनक पहली बात यही है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन किए हुए हैं, और इसमें लोगों का निजी क्षमता का विचार किए बिना हम उनका पेशा पूर्व निर्धारण कर देते हैं, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण जाति प्रथा बनी हुई है। जबकि एक कुशल व्यक्ति और एक सक्षम श्रमिक समाज का स्थापना करने के लिए हमें हर एक व्यक्ति का क्षमता इस सीमा तक विकसित करना पड़ेगा कि वे अपने पेशा का चुनाव स्वयं कर सकें। लेखक का मानना है कि चूँकि जहाँ पे काम करने वाले का ना दिल लगता हो ना दिमाग, वहाँ कोई मतलब कि वहाँ पे कैसे कोई सफलता हासिल की जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक प्रथा है। लेखक कहते हैं, मेरे द्वारा इतना ज़्यादा आलोचना सुनकर जाति प्रथा का आप लोग हमसे पूछना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि में आदर्श समाज एक तरह से भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप है, जिसमें कि लोगों के बीच स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि भ्रातृत्व दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। भला इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाईचारे में। और मतलब कि संचार की व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि जो भी परिवर्तन हो वो बस उच्च जातियों को ही नहीं, निम्न जातियों को भी मिल पाए। तो यहाँ पे ये पहला चैप्टर था श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि भारतीय लोकतंत्र के रूप में लेखक ने आदर्श समाज का वर्णन किया है। और दूसरा चैप्टर है विष के दांत।
अगला चैप्टर है विष के दांत। इसके लेखक, यह एक कहानी के रूप में प्रस्तुत हैं। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म पटना बदरघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु पर्यंत यानी 12 सितंबर 1961 तक ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे। इनके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। इन्होंने मतलब इनकी जो शिक्षा हुई वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से सर्वप्रथम हुई और पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया संस्कृत और हिंदी में, और पुनः ये उसी विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बन गए हिंदी विभाग का। और प्राध्यापक यानी टीचर का काम इन्होंने हरप्रसाद दास जैन यूनिवर्सिटी और आरा रांची यूनिवर्सिटी में किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं दृष्टिकोण, साहित्य दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत, 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, केसरी कुमार, नरेश यानी नकेन के प्रपद, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या स्मारक और नकेंदो, संत परंपरा और साहित्य। ये सब इनकी रचनाएं हैं। और यहाँ पे इनका जो कहानी है वो अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक एक प्रच्छन्न व्यंग के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि कैसे उच्च जाति वाले निम्न जातियों पे अत्याचार करते हैं, लेकिन जो छोटे जाति वाले हैं वो उसका विरोध नहीं करके सहते रहते हैं। इस कहानी में सबसे पहले पात्र हैं सेन साहब, जिनका कि वो अपना गाड़ी को मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका गाड़ी का नाम स्ट्रीमल एंड है जो कि काला कलर का है और बरसाती में रखा हुआ है। इसका कीमत 7,500 रुपये है और क्लीनर, अगर इस पर एक खरोच भी आ जाता है तो क्लीनर और सोफर की तो सामत ही आ जाती है। इनकी 5 बेटियां हैं जिसे कि बांग्ला में खोखी कहा जाता है और इन 5 का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इनके एक बेटा है खोखा या फिर कासू। खोखा या कासू जो है उसी सेन साहब यानी कि कासू के पिता इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, जो कि अभी 5 साल का है। इनकी जो मुलाकाती है यानी इनके जो दोस्त हैं वो जब भी यहाँ आते हैं, जैसे कि इनके दोस्त हैं मिस्टर सिंह, मुखर्जी साहब और अखबारन बीस या फिर पत्रकार महोदय, ये भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और जब बातों का अभाव होने लगता है यानी कि जब बातचीत करने के लिए ज़्यादा बातें नहीं मिलती हैं तब ये अपने बेटों के बारे में बात करने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेन साहब अपने बेटे के बारे में बोलते हैं कि हम अपने बेटे को इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो मदन की माँ है वो मदन के द्वारा सोफर जो है वो मदन को ढकेल देता है सिर्फ एक गाड़ी के छूने की वजह से। यहाँ पे जब इनके मुलाकाती यानी इनके जो दोस्त हैं मिस्टर सिंह, मुखर्जी साहब जब जाने लगते हैं तो इनका गाड़ी पंक्चर हो जाता है, जो कि ये शरारत कासू ने की थी। और अखबारन बीस से जब पूछा जाता है कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं तो वे बोलते हैं कि हम अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं और तो और वो जो भी काम करेगा उसे पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। और इसी प्रच्छन्न व्यंग्य पे सेन साहब ऐड कर रह जाते हैं और यहाँ पे चर्चा की जाती है कि आप अपने बेटे को किंडरगार्टन स्कूल में भेजिए, जबकि सेन साहब का कहना है कि हिंदुस्तानी लोग यही तो नहीं समझते कि मतलब कि पहले जो भी बच्चे हैं उन्हें औजारों से वाकिफ़ कराया जाए तब ना उनमें इंजीनियर के गुण आएंगे। आगे जब यहाँ पे पहले दिन की घटना जो दी गई है वो ये है कि सोफर के द्वारा मदन को ढकेला जाता है सिर्फ सेन साहब का गाड़ी को छूने की वजह से। पहले दिन की घटना में सोफर के द्वारा मदन को ढकेला जाना और मदन के बाएं घुटने से खून निकलना, लेकिन मदन की माँ इस पर कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि वो जो नौकर था सोफर वो था सेन साहब का और सेन साहब उनके मालिक थे। अगले दिन जब ये घटना हुई तो उसके बाद बेड़ा यानी कि जो कि खाना पकाने वाला नौकर था सेन साहब के यहाँ का, वो
बेयरा को कहा गया कि जाओ गिरधर लाल जो कि फैक्ट्री का किरानी है उसको बुला कर लाओ। गिरधर लाल मदन के पिता थे और यहाँ पे गिरधर लाल को समझाते हुए सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर और डाकू बनते हैं, अगर अपने बच्चे को इससे मतलब कि दूर रखो तो ही बेहतर होगा। और यहाँ पे वो एक पंक्ति कहते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। दूसरे दिन तो एक अलग ही टाइप का बेढप मामला हो जाता है। जो खोखा यानी कासू सेन साहब का बेटा वो अहाते की गली मदन के एरिया में चले जाता है और वहाँ पे लीडर मदन रहता है और वहाँ जाकर रौब छाड़ने लगता है कि हमें भी लट्टू खेलना है। और जब मदन के द्वारा मना किया जाता है तो वहाँ पे एक घूसा वो मदन को रसीद कर देता और मदन भी कहाँ सहने वाला था, वो भी उसने भी खोखा के विष के 2 दांत तोड़ डाले। और इस द्वंद्व युद्ध का मज़ा वहाँ पे जो मौजूद बच्चे थे वो सब लेने लगे, क्योंकि वो ना ही अपने दोस्त अपने लीडर का मदद कर सकते थे ना ही अपने मालिक के बेटे के। और इसके बाद मदन डर के मारे अपने घर नहीं गया कि उसके पिताजी के द्वारा उसे बहुत मारा पीटा जाएगा और बहुत बुरी पिटाई होगी। लेकिन जब वो अपने पिता के सामने गए तो उसके पिता ने कुछ भी नहीं कहा और ऊपर से शाबाशी दिया और जितना प्यार उन्होंने कभी पहले नहीं किया था उतना उससे प्यार किया और बोला कि वाह बेटा, ये किसी से नौकरी के निकाल देने के बाद ही संभव हुआ होगा जो कि तूने ऐसे ही कर दिया, शाबाश, और जो कि तूने उसके विष के 2 दांत तोड़ डाले।